तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो 16 जनवरी को RWP SSC का मिनी मॉक टेस्ट आया था मैथ का, उसी 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी रही क्लास। एकदम अपने तरीके से बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 9 संख्याओं का औसत 15 है। 9 संख्याओं का औसत 15 है, तो वो नंबर हम निकालेंगे टोटल नंबर। तो 15 में 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 135। ठीक है, तो टोटल नंबर आ गया, 9 संख्याओं का योग आ गया हमारा 135। आगे कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो पहली 5 संख्याओं टोटल हो जाएंगी 13 5 65। ठीक है, कह रहा है कि आगे अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 17 5 85 हो गया। अब इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, 8 से 14 1 15। तो हम देख रहे हैं ये 5 5 10, ये 10 संख्याओं का औसत आ गया 150। 10 संख्याओं का औसत आ गया 150 और 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 135। तो एक संख्या इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक ही संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। ठीक है, एक ही संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो बस 150 में से हम 135 को माइनस करेंगे तो वो 5वीं संख्या हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 15। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 है और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपये है। वस्तु पर कितने की छूट दी गई? तो आपको पता है कि जब भी छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो हम देख रहे हैं कितने की छूट दी जा रही है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 4, यानी 4,012 छूट दी जा रही है कितने पे? 11,800 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ऑप्शन में हमारा 34 है, ऑप्शन में हमारा एक 34 है, तो हम देख रहे हैं 8 चौको 32, 4 में इससे गुणा करेंगे तभी हमारा यूनिट 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 34%। ठीक है, तो ये आ गया 34%। कुछ नहीं है भाई, बस यही करना था। ऐसे भी आप नॉर्मली करके आप देख सकते हो, तब भी आपका 34 आएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है। एक एक्स है जो भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है, जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे उतरता है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? देखो प्रश्न एकदम आसान है। देखो 50 मंजिल की एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो कि 50 मंजिल की है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 50 मंजिल की है। एक्स यहाँ पे है, एक कोई व्यक्ति एक्स जिसका नाम एक्स है, और एक व्यक्ति है वाई, उसका नाम वाई है, वहाँ पे है। ये यहाँ पे पहली मंजिल पे चढ़ता है, यहाँ पे ये ए लिफ्ट में चढ़ता है। ठीक है, और ये 30 हर मिनट 30, ये जिस लिफ्ट में चढ़ता है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है और हर मिनट 30 मंजिल चली जाती है, मतलब एक मिनट में 30 मंजिल ये चली जाती है। और वाई यहाँ पे एक मंजिल पे चढ़ता है जिसका जो 50वीं मंजिल है, ये 50वीं मंजिल है। वाई जहाँ पे चढ़ता है वो 50वीं मंजिल है, और यहाँ से ये नीचे आता है और हर मिनट ये 45 मंजिल नीचे आ जाता है, हर मिनट ये 45 मंजिल नीचे नीचे आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनके और इनके बीच की जो मंजिल है, टोटल मंजिल है 50, टोटल 50 मंजिलें हैं इनके और इनके बीच में। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रही है, ये हर समय हर मिनट में 30 मंजिल जा रहा है, ये हर मिनट में 30 45 मंजिल आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होता है कि जब भी कोई चीज़ विपरीत दिशा में जाती है, मतलब एक इधर जाती है एक उधर जाती है, तो उनकी स्पीड जो है जुड़ जाती है। तो एक की स्पीड है 45 से आ रहा है, एक 30 से जा रहा है, तो टोटल 75 हो जाएगा। मतलब टोटल हर मिनट ये 75 की दूरी तय करेंगे दोनों, 75 मंजिल ये दोनों तय कर लेंगे। और टोटल मंजिल है हमारा कितना? टोटल मंजिल है हमारा 50। अगर 50 मंजिल को 75 की स्पीड से तय करना होगा, 75 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा? आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा 50 मंजिल है और चाल हमारा है 75, समय हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 3 75, यानी 2/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड। अगर इस 50 मंजिल को ये दोनों तय करें तो 2/3 सेकेंड में तय कर लेंगे, 2/3 सेकेंड में तय कर लेंगे। ठीक है, 2/3 सेकेंड में ये 50 मंजिल को तय कर लेंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। देखो ये तो 45 से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तेज आएगा, ये तो बहुत तेज आएगा, लेकिन ये 30 के जा रहा है। तो हम अगर 30 के जैसे 2/3 सेकेंड में 30 कितना गया उसका निकाल लें तो उसी मंजिल पे ये मिलेंगे। तो निकाल लेते हैं कि 30 के स्पीड से 2/3 समय तक चलेगा तो कितनी मंजिल तक जाएगा? तो 3 एकम 3 आ गया 20, ये आ गया 20, यानी ये 20वीं मंजिल पर मिलेंगे, यानी ये 20वीं मंजिल पर मिलेंगे। क्योंकि ये कम स्पीड है ना, तो कम स्पीड वाले पर ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20वीं मंजिल पर ये मिलेंगे। आई होप कि आपको समझा पाया हूँ।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आज के समय में पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम में मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है। तो टेक्स्ट बुक पे अभी पास प्रो मैक्स एक नया फीचर चल रहा है, एक नया चीज़ चल रहा है। उसमें क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज के साथ PYQ भी मिलेगा, उसमें आपको AI सोल्यूशन भी मिलेगा और उसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। मतलब आपको कहीं और ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे AI सोल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन, AI नोट्स, सब कुछ आपको सीरीज के साथ, मॉक टेस्ट सीरीज PYQ के साथ सब कुछ आपको एक ही साथ मिलेगा। तो अगर आपको ये लेना है पास प्रो मैक्स, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो TRGT, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी थोड़ा पैसे भी बच जाएंगे, ठीक है। तो पास प्रो मैक्स पे अभी ऑफर चल रहा है। तो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, आसानी है। प्रश्न नंबर 4 करा कि 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े, 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जाती है। एक कालीन है, मतलब एक कमरा है, ये 15 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। इसमें कालीन बिछाई जा रही है जो कि 75 सेंटीमीटर चौड़ी है। कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि कालीन का मूल्य 13 रुपये प्रति मीटर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से हम भाग दे देंगे, 15 से 75 से हम इसको भाग दे देंगे, सॉरी 75 सेंटीमीटर चौड़ी, तो 75 से हम इसको भाग दे देंगे। तो देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 100 ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है, 100 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 15 5 75, 5 दूना 10, यह आ गया 220 यानी 220 मीटर चौड़ी कालीन लगेगी, 220 मीटर चौड़ी कालीन लगेगी। और 1 मीटर कालीन की लागत है 13 रुपये, तो हम इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो हमारा लागत आ जाएगा। तो 13 जीरो में जीरो, 13 दूना 26 का था, 13 दूना 26, 2 28, तो आ गया 2860, यानी इतने रुपये लगेगा कालीन बिछाने में, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, जो कि सरलीकरण का सवाल है। सवाल आसान है, आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें 168 आएगा। आगे प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सहअभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। एक दे रखा है 24 68, एक दे रखा है 24 92, एक दे रखा है 39 68, और लास्ट वाला दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सहअभाज्य का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच का जो गुणनखंड, यानी वो जो दोनों संख्याएं दे रखी हों वो या तो खुद से कटती हो या तो एक से कटती हो, या तो खुद से कटती हो या तो एक से कटती हो, मतलब उनका ज़्यादा गुणनखंड ना हो। तो अगर आप देखोगे तो ये नंबर एक से तो कटेंगे ही, दो से भी ये कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं होंगे। ये भी नंबर दो से कट रहा है और एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो ये भी सहभाज्य नहीं, ये भी सहभाज्य नहीं। लेकिन ये जो नंबर है ये केवल खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, तो ये सहभाज्य है, मतलब इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है, तो यही सहभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी के तृतीयानुपाती तथा ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है, तो बी और सी का अनुपात, ए और बी का तृतीयानुपात, ए और बी का तृतीयानुपात, इसका हम तृतीयानुपात निकालेंगे और ए बी और सी का चतुर्थ अनुपात निकालेंगे। तो इनका अनुपात 3:4 दे रखा है, इनका अनुपात 3:4 दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए और बी का तृतीयानुपात निकालेंगे। तो इसका तृतीयानुपात मान लेते हैं एक्स होता है, मान लेते हैं एक्स है, तो ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, बी बटे एक्स, ये तृतीय अनुपात आ गया, इनका तृतीय अनुपात आ गया, एक्स बराबर आ गया बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया तृतीय अनुपात का मान बी स्क्वायर बटे ए। अब यहाँ से हम इसका चतुर्थ अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बटे बी, ए बटे बी इसको हम मान लेते हैं वाई, मान लेते हैं बराबर सी बटे वाई, इसका चतुर्थ अनुपात वाई मान लेते हैं। तो वाई बराबर यहाँ से आ गया बी सी बटे ए, बी सी बटे ए। अब तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात का अनुपात दे रखा है, यानी एक्स बटे वाई का मान दे रखा है 3/4, ठीक है, 3/4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का मान रख देंगे, तो एक्स का मान बी स्क्वायर बटे ए, नीचे वाई का मान रखेंगे तो गुणे बी सी, ए जो है ऊपर चला जाएगा तो बट ऊपर हो जाएगा ए, अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। तो ए से ए कट गया, एक बी से बी कट गया, हमारा बच गया बी और सी, और ये आ गया 3 और सी। तो हमसे पूछा है कि बी और सी का अनुपात, तो बी और सी का अनुपात आ गया 3:4, ठीक है। तो ये आंसर है 3:4। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, कुछ नहीं है, सवाल आसान है। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 और 4 वर्षों में 1080, 4 वर्षों में 1080 और 2 वर्षों में 900, 2 वर्षों में 900
कोई धन है जो साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 1080 हो जाता है और 2 वर्षों में 900 हो जाता है, तो हमें वार्षिक ब्याज दर बताना है। तो हम पहले यहाँ पे देख रहे हैं 4 साल में इतना, 2 साल में इतना, तो हम यहाँ से 2 साल का निकाल लेते हैं कि 2 साल में कितनी की वृद्धि हो रही है। तो अगर 900 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 साल का आ जाएगा हमारा, तो 081, यानी 2 साल का जो ब्याज है वो 180 है, यानी 2 साल का जो ब्याज है वो 180 है। तो 2 साल का ब्याज हमारा आ गया 180, तो हम 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का 2 से भाग देंगे तो आ गया 90, यानी 1 साल का जो ब्याज है वो 90 रुपये है। वो 1 साल का जो ब्याज है वो 90 रुपये है। तो यहाँ पे देखो 2 साल का धन हमारा दे रखा है, 2 साल बाद जो हमारा धन हो जा रहा है वो 2 साल के बाद जो हमारा धन हो रहा है वो 900 हो रहा है। तो अगर इस 900 में से हम 2 साल का ब्याज निकाल दें तो हमारा धन आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज हमारा 90 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 180। तो 2 साल का इसमें से माइनस करेंगे 180, तो यह आ गया 0, यह आ गया 2, यह आ गया 7, यानी 720। तो धन हमारा आ गया 720, और 720 पे 1 साल का ब्याज कितना है 90, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, और 9 कम 9, 9 72, 100 बटे आ गया 8, 100 बटे आ गया 8, 100 बटे आ गया 8। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो 8 एक कम 8, बच गया 2, 8 दूना 16, बच गया 4, 8 5 40, यानी 12.5%। ये दर आ गया हमारा 12.5%। ठीक है, आगे हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 9। देखो इसमें बस कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। कह रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमारा दे रखा है 3:4, 3:4 दे रखा है। कह रहा है कि यदि इसका आयतन 38,808 दे रखा है तो इसकी बेलन की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि 3x, इसको मान लेते हैं 4x। बेलन का जो सूत्र होता है आयतन का, आपको पता है कि पाई r² इंटू h होता है। ठीक है, और इसका जो आयतन दे रखा है वो 38,808 दे रखा है, 38,808 दे रखा है। तो बस पाई का मान आ गया 22/7, आर का मान 9, तो 9x² गुणे h का मान 4x बराबर 38,808। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो काट देते हैं, पहले इसको काटेंगे हम 9 से, तो 9 चौको 36, 2 9 3 27, 9 कम 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा 0, 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, 2 से काट लेते हैं तो 11 बार जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18। 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 9 99। ठीक है, तो 7 इधर गुणा हो जाएगा, 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 9 63 के 3, 7 चौक 28, 28 6 34। ठीक है, तो x³ बराबर आ गया हमारा 343, और हमको पता है कि ये 7 का क्यूब है, तो x बराबर आ गया हमारा 7, x बराबर आ गया हमारा 7। तो हमसे पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है हमारा 3x, तो x की जगह रख देंगे 7, तो त्रिज्या हमारा आ गया 3x, 3 गुणे 7 बराबर 21, यानी त्रिज्या हमारा आ गया 21। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि 2/5, 4/15 और 6/25। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि 2/5, 4/15 और 6/25 का एलसीएम बताना है। तो जब भी फ्रैक्शन में दे और एलसीएम या एचसीएफ जो भी पूछे, तो जो पूछेगा एलसीएम पूछ रहा है ना, तो जो पूछेगा ऊपर का वही हम निकाल लेंगे, यानी 2 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12, 12 आएगा। और नीचे का एचसीएफ निकाल लेते हैं, नीचे जो नहीं पूछा होता है वो निकालते हैं। तो नीचे वालों का एचसीएफ 5 15 25 का एचसीएफ 5 ही होगा। ठीक है, तो 12/5 ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 दे रखा है कि पी क्यू और आर का औसत ए है। कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत ए है, मतलब यहाँ पे बटे में 3 रहेगा तो 3 यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ, तो इनका औसत आ गया 3a। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर और आर पी, पी क्यू क्यू आर और आर पी का मान हमें 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे p² q² r² बटे 27 का मान हमें पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगा लेते हैं, p इसका होल क्यूब का सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ पे हम सूत्र लगा लेंगे होल स्क्वायर का, तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र लगा लेते हैं, तो इसके जगह हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9a² 9a² बराबर p² q² प्लस r², और हमको पता है कि प्लस 2 कोष्ठ में pq प्लस qr प्लस rp, ये हमारा p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके बराबर 0 है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि इस पूरे का मान 0 हो गया। अब p² q² r² का मान आ गया 9a²। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है p² प्लस
Q² प्लस R² बटे 27, इसका मान हमें बताना है। तो इसकी जगह हम 9A² रख देंगे। तो 9A² बटे 27, 9×3 = 27, तो आ गया A² बटे 3, ये आंसर आ गया A² बटे 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 12 है। देखो, इस टाइप का हम प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है, 75% कुशल श्रमिक है, तो 25% अकुशल होंगे। 75% स्किल यानी कुशल और ये अकुशल, मतलब टोटल सैनिक 100 है, जिसमें से 75% कुशल और 25% अकुशल है। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 25 से 75 और 25 से कम 25, यानी इनका अनुपात आ गया 3:1, यानी कंपनी में 3 और 1 के अनुपात में सैनिक है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि जो कुशल सैनिक है उसमें से 84% श्रमिक अस्थायी हैं। जो कुशल सैनिक है यानी जो 75% सैनिक है कुशल, उसमें से 84% अस्थायी हैं, 84% अस्थायी हैं। ठीक है, और कह रहा है जो अकुशल सैनिक है उसमें से 28% अस्थायी हैं, मतलब इसमें से 84% अस्थायी हैं और इसमें से 28% अस्थायी हैं। कह रहा है कि टोटल अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है। तो हम निकाल लेते हैं कि पहले टोटल कितने सैनिक अस्थायी हैं, मतलब दोनों मिलाकर कितने सैनिक अस्थायी हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, तो बस इसका अनुपात हमें 3:1 दे ही रखा है, 3:1 हमने यहाँ से निकाल ही लिया है। तो अब इसका एग्जैक्ट मान निकालना होगा 3 और 1 का, तो कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच का गैप देखेंगे, गैप कितना है। तो यहाँ पे 84 में से 28 को माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पे 5, इनके बीच का गैप है 56। तो इस 56 को इनके बीच में बांट देंगे 4, इनको जोड़ेंगे 3 1 4, इस 4 में इस 56 को बांटेंगे तो इससे कितना गुना जाते हैं, या तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 4 से भाग देंगे तो 14। तो यहाँ से 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 4×3 = 42, यहाँ पे 1 यूनिट का मान आ गया 14। तो अब इस बीच वाले का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, ये बीच वाला जो होता है वो 1 नंबर से बड़ा होता है, 1 नंबर से छोटा होता है। या तो 84 में से हम 14 माइनस कर दें, या तो 28 में 42 जोड़ दें, तो हमारा इसका मान आ जाएगा। तो हम 84 में से 14 माइनस कर लेते हैं, तो 0, ये आ गया 7, 70। मतलब ये जो 70% आया, ये जो 70% आया है, ये अस्थायी सैनिक है, यानी 70% अस्थायी सैनिक है। दोनों को मिला के 70% अस्थायी सैनिक है। अगर 70% अस्थायी सैनिक है तो 100 में से 70% अस्थायी सैनिक है, तो 30% कौन हो जाएंगे, 30% सैनिक अस्थायी, और इसी का मान हमें 150 दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है कि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है, तो 1% का मान आ जाएगा हमारा, यहाँ से 30 से काट देंगे तो 5, 1% का मान आ गया 5। तो हमसे टोटल श्रमिकों की संख्या पूछा है, तो 100% का मान आ गया यहाँ पे 500, 100% का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, ऐसे ही बता दिया आपको। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 13, आसान है। कह रहा है कि यदि 8,000 रुपये की धनराशि पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 880 रुपये है। कह रहा है कि कोई धनराशि है 8,000, उस पर पहले साल 800 रुपये और दूसरे साल 880 रुपये ब्याज मिल रहा है। पहले साल 800 और दूसरे साल 880 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो हमें दर बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, जो पहले साल का ब्याज होता है वो केवल मूलधन पे लगता है। तो 8,000 पे 800 का हमें ब्याज मिल रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा दर निकल जाएगा। तो 0 0 कट गया, आ गया 10%, तो इसका आंसर आ गया 10%। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 10%। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इधर से चली, एक रेलगाड़ी इधर से चली, दोनों की चाल बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, यदि ये भी 320 मीटर है, ये भी 320 मीटर है, तो टोटल कह रहा है कि 18 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर लेती हैं। 18 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई, देखो ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, और इसकी दूरी ये है, इसकी दूरी ये है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, आपको पता है कि जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो पहले हम टोटल दूरी निकालेंगे, तो टोटल दूरी आ जाएगा 32 दूना 64, टोटल दूरी आ गया हमारा 640। अब ये जो है 18 सेकेंड में इसको पार करती हैं। समय हमारा दे रखा है 18 सेकेंड, समय हमारा दे रखा है 18 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं कि ये तो हमारी दूरी आ गई 640/18 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जो ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो हम यहीं पे चेंज करेंगे, तो 18/5 से भाग देंगे, तो ये जो चाल है हमारा, ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो काट देंगे, 18 से 18 कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 128 आ गया, यानी चाल हमारी आ गई 128। तो आपको पता है कि ये जो चाल आई है ये केवल एक ट्रेन की चाल नहीं है, ये दोनों ट्रेन की चाल है, क्योंकि चाल हमेशा जुड़ जाती है। तो दोनों ट्रेन की चाल हो गई 128, और चालों की स्पीड बराबर है, तो इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो 2 छक्का 12, 64 64, यानी
एक दोनों की स्पीड 64 है, तो यही हमारा आंसर आ गया 64। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि एक गोला है और एक शंकु है, एक गोला एक शंकु है। पहले ही प्रश्न में कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर के व्यास के एक ठोस गोले की धातु को पिघलाया जाता है। इसका व्यास दे रखा है 36 सेंटीमीटर, यानी कि 2r का मान दे रखा है हमारा 36, तो r का मान आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से अब आगे कह रहा है कि उससे 12 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर की ऊंचे छोटे ठोस शंकु बनाए जाते हैं। मतलब इसका 2r का मान यहाँ पे दे रखा है, शंकु का व्यास दे रखा है 12, यानी r का मान हमारा आ गया 6, और इसकी ऊंचाई यानी ऊंचाई दे रखी है 12, ऊंचाई दे रखी है 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान आ गया। कह रहा कि यह बताइए कि इसे पिघलते हुए धातु का प्रयोग करके बनाए गए शंकु की संख्या। देखो ये जो ठोस है, जो गोला है, इसे पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है, तो कितने शंकु बनेंगे यही पूछा है। मतलब इसका जितना आयतन होगा उसका भी आयतन उतना ही होगा, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन हम निकालेंगे, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके आयतन से इसको भाग दे देंगे, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, भाग देंगे तो कितने शंकु बनेंगे वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से पाई से पाई कट रहा है। अब क्या करेंगे, 4/3 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो 4r का मान आ गया हमारा 18, 4 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18। अब आर स्क्वायर का मान आ गया 6 गुणे 6, और एच का मान आ गया 12। ठीक है, 12। तो बस सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से, तो 12 छक 72, तो 18 चौक 72, 36 18, और 18 आ गया 54, 18 आ गया 54, यानी टोटल 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 36 दिन में कर सकती हैं। 12 पुरुष यानी 12 मैन किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, या इसी कार्य को 9 महिलाएं यानी 9 मैन 36 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले मैन और वोमैन का रेशियो निकालेंगे। तो 36 से 36 कट जाएगा, 36 से देखो 36 से 36 तो हमारा कट जाएगा, तो 12 मैन बराबर आ गया 9 वोमैन। तो मैन वोमैन को इधर लेके आएंगे और इस 12 को उधर लेके जाएंगे, तो 9/12, तो ये आ गया 3 3 9, 3 चौक 12, यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है और एक महिला एक दिन में 4 काम कर सकती है। तो हम टोटल काम निकाल लेंगे, या तो इधर रख लें या तो इधर रख लें, तो हम इधर ही रख लेते हैं। तो 12, एक महीने एक दिन में 3 काम करता है, 12 गुणे 3 गुणे 36, तो टोटल काम आ गया हमारा 12 गुणे 3 गुणे 36। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 16 पुरुष, प्रश्न में कह रहा है कि 16 मेल और 18 वोमेन, 18 वोमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 3 48, प्लस एक महिला एक दिन में 4 काम करती है, 18 चौक 72, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0, 8 7 7 4 11 12, यानी ये 16 मैन और 18 मैन एक दिन में 120 काम करती हैं। टोटल काम है हमारा इतना, तो 120 से इसको भाग दे देंगे, तो 12 कम 12, ये आ गया 18/5, ये आ गया 18 54/5, 54/5। अब इसको हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 0, 4/5, ये हमारा आंसर आ गया 10 सही 4/5, 10 सही 4/5। आई होप कि आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं है प्रश्न में। आगे हमारा प्रश्न है, यही भी बताता हूँ, 17 कह रहा है कि m के किस मान के लिए 5 8 5 2 4 और m ये 9 से विभाज्य हैं। मतलब m की जगह हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाए। तो 9 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो उसके अंकों का जोड़ भी 9 से कटेगा। तो 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 4 24, 24 प्लस m। अब m की जगह क्या रखें कि 24 में जोड़ने के बाद हमारा 9 से कट जाना चाहिए। तो अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो एक ऑप्शन 3 है, तो n की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ये 27 जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 3। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कह रहा है कि एक बैग में 441 रुपये है, एक बैग में 441 रुपये हैं, जो कि 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात 4:3:2 है। जो 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं उनका अनुपात 4:3:2 है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर 50 पैसे के 4 सिक्के रहेंगे तो कितना पैसा बनेगा, 2 रुपये बनेगा। अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपये बनेगा, 0.75 पैसा, 0.75 पैसा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना पैसे बनेगा, 0.4 यानी 0.04 पैसे बनेंगे। तो मैं टोटल पैसा जोड़ लेता हूँ कि टोटल कितने पैसे बने, इनको जोड़ लेता हूँ कि टोटल कितने रुपये बने।
तो इसको जोड़ूंगा तो 5 7 4 11 1 और ये आ गया 3, यानी टोटल 3.15 रुपये बने। टोटल 3.15 रुपये बने, ठीक है। और इसी का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 441, टोटल रुपए हैं 441, इसी का मान दे रखा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 441/315। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए इधर ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 छः 30, 5 3 15 और ये कट गया, 5 8 40, 5 8 40, 5 दूना 10, ठीक है। अब ये 9 से जा रहा है तो 9 7 63, 9 9 81, 9 8 72, ठीक है। अब ये 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 7 चौको 28, 140 आ गया, 140 आ गया। 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 140। तो हमसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 3, तो 3 गुणे 140 कर देंगे, 3 गुणे 140 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 3 42, ठीक है, 420, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बेहद आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल ये मान लेते हैं अम्ल और ये वाटर, अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। कह रहा है कि यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है, अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। देखो यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है, कितना 12 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो जो अनुपात चेंज होगा वो पानी का होगा, लेकिन अम्ल का तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अम्ल का अनुपात हमारा सेम है, तो बस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अम्ल का अनुपात हमारा सेम नहीं होता तो हम उसे सेम करते हैं। अब जब सेम दे रखा है तो कुछ नहीं करना है। तो हम देख रहे हैं पानी पहले 3 था, अब 6 हो गया, कितने लीटर की वृद्धि हो रही है 3 लीटर की। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 3 लीटर नहीं 12 लीटर बढ़ाया जा रहा है, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 4 गुना ज़्यादा। देखो 3 से 6 हो रहा है, 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि हमने 12 लीटर पानी मिलाया, तो इससे 4 गुना ज़्यादा पानी मिलाया। तो पूछा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो अम्ल की मात्रा कितनी होगी, ये भी 5 ना होगी, इससे 4 गुना ज़्यादा, 5 चौको 20 होगी, ठीक है, ये इसका आंसर है 20, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ये भी आसानी है, बता देता हूँ यहीं पे। कह रहा है कि 1 kg चीनी का लागत मूल्य 50 रुपये है, चीनी का लागत मूल्य 50 रुपये है, दुकानदार इसे 55 रुपये में बेचता है। चीनी का लागत मूल्य 50 रुपये है, दुकानदार इसे 55 रुपये में बेचता है, ठीक है, 55 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है कि दुकानदार अपना लाभ बढ़ाने के लिए 1 kg की जगह 900 ग्राम ही तौलता है, 1 kg की जगह 900 ग्राम ही तौलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्राहक को वो 1 किलो देता है, ग्राहक को 1 किलोग्राम देता है। देखो मैं बता रहा हूँ, वास्तव में वो ग्राहक को देता है 900 ग्राम, वास्तव में अपने पास से वो निकालता है 900 ग्राम, लेकिन ग्राहक को कहता है कि मैंने तुम्हें 1000 दिया, मतलब 1 kg की जगह 900 ग्राम ही देता है। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, यह 11, ये आ गया 1, तो यह आ गया 90, यह आ गया 110। अब 90 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 90 पे 20 की वृद्धि हो रही है, 90 पे 20 की वृद्धि परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 0 0 कट गया, ये आ गया 200/90, 9 200/9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये 22.22 बार, तो लगभग 22 बार आप मान लो, यही इसका आंसर है, ठीक है, 22%, ठीक है।